तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे बुफेंग अपनी मदर की शॉप पर आए गुंडों को अच्छे से मजा चखाकर वापस भेज देता है, पर वो गुंडे तो अपने बॉस को लेकर आ जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ शुआंग शुआंग को भी बुफेंग की हेल्प की जरूरत थी, तो वो भी उसे ढूंढते ढूंढते उसकी मॉम की शॉप पर आ जाती है। बुफेंग उस सीनियर को निपटाने के बाद शुआंग शुआंग के साथ उसकी हेल्प करने निकल जाता है, जहाँ उसे पता लगा था कि इसके कलीग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड है और ये मैटर सिर्फ बुफेंग सॉल्व कर सकता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शुआंग शुआंग बुफेंग को अपने साथ हॉस्पिटल ले आई थी। हॉस्पिटल में एंटर होते ही शुआंग शुआंग को अंकल फेंग का कॉल आ जाता है, वही पुलिस ऑफिसर। बात करने से शुआंग शुआंग को वो काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे, तो वो उन्हें कंसोल करते हुए कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने साथ मेकिंग सिटी के सबसे बेस्ट डॉक्टर को लेकर आ रही हूँ जो इस मैटर को अच्छे से संभाल सकते हैं। इस बात से उसका इशारा बुफेंग की तरफ था। कॉल रखने के बाद बुफेंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था कि क्या तुमने मुझे मेकिंग सिटी का सबसे बेस्ट डॉक्टर कहा? तुम मेरे बारे में इतना अच्छा कब से सोचने लग गई? क्या फाइनली तुम्हें मेरे टैलेंट पर यकीन हो गया है? शुआंग शुआंग तो मुंह बनाते हुए कह रही थी कि ठीक है ना, ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे ग्रैंडपा को ठीक किया है तो तुम बुरे डॉक्टर थोड़ी ना हुए। अच्छे डॉक्टरों ने उन्हें ठीक करने में हार मान ली थी, और इसके अलावा मैं बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ, तो प्लीज मेरे कलीग्स को अच्छे से ट्रीट करना। वो मेरी वजह से मुसीबत में पड़े हैं। मैंने ही अपने रीसेंट केस के लिए उन्हें छानबीन करने को भेजा था, पर मुझे नहीं पता था कि उनके साथ ये हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस केस में अपना बेस्ट दो। बुफेंग कहता है कि फिक्र मत करो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा फर्ज है पेशेंट को अपना बेस्ट देकर ट्रीट करने की, और मैं वही करूँगा। उन दोनों से थोड़ी ही दूर पर हमें मिस्टर मा को दिखाया जाता है, जो लिन लिन के साथ काउंटर पर बिल बनवा रहा था। वो कहता है कि मैं अभी अभी जेल से छूट कर आया हूँ, और देखो ना मेरी मुलाकात किससे हो गई। ये बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ जाता है? आखिर ये यहाँ क्या करने आया है? लिन लिन भी उसे काफी गुस्से से घूर के देख रही थी। यहाँ दूसरी तरफ हमें शुआंग शुआंग को दिखाया जाता है, जो काफी परेशान होते हुए बुफेंग से कहती है कि मैं तो सच में भूल गई कि मुझे एक पेशेंट की फैमिली को लेने जाना है। तुम पहले जाकर अपनी ट्रीटमेंट को शुरू करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। हाँ, रूम नंबर 102 में, जो कि इमरजेंसी रूम के जस्ट पास में है। तुम्हें वहाँ पर मिस्टर फैंग भी मिल जाएंगे, जो मेरे कलीग के साथ वहीं मौजूद है। तुम जाकर अपना काम शुरू करो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। शुआंग शुआंग के वहाँ से जाने के बाद हमारा बुफेंग काफी मस्त मगन होकर अपनी गर्दन हिलाते हुए आगे बढ़ रहा था। ये देखकर तो लिन लिन को मिर्ची लग जाती है। वो कहती है कि देखो कितना मजे लेकर आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये यहाँ पर जॉब के लिए आया हो। पक्का ये किसी इंटर्नशिप के लिए आया होगा, क्योंकि ये 3rd ईयर का मेडिकल स्टूडेंट जो है। ये सुनकर तो मिस्टर मा आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि अब देखता हूँ कि ये कैसे आगे जाता है, पहले इस लड़के से अपना पुराना हिसाब तो चुकता कर लूं। ये बोलकर वो बुफेंग के सामने जाते हुए कह रहा था कि कितने बेशर्म किस्म के इंसान हो, मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गए, वो भी इंटरव्यू का बहाना लगाकर। बुफेंग तो उसे देखने के बाद कह रहा था कि क्या बात है, बाहर भी आ गए और मजे करना भी शुरू कर दिया। वो तो चिढ़ते हुए कह रहा था कि अपने काम से काम रखो, मेरे मैटर में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। वहीं बुफेंग तो लिन लिन से कहता है कि क्या बात है, तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर को दिखाने आई हो क्या? इसके दिए हुए उस जेड ब्रेसलेट से तुम्हारी बॉडी में पॉइजन चला गया? शायद बुफेंग का गैस बिल्कुल सही था, क्योंकि ये लड़की चिढ़ते हुए कह रही थी कि क्या तुम सही से बात नहीं कर सकते? ये मत सोचो कि अब तुम एक रेस्टोरेंट के ओनर हो तो तुम बहुत ज्यादा महान हो। तुम्हें तो कोई बिजनेस चलाना भी नहीं आता, ना तो तुम्हारे पास केटरिंग स्किल्स हैं और ना ही मैनेजमेंट स्किल्स। जल्दी ही तुम और तुम्हारा वो सो कॉल्ड रेस्टोरेंट मिट्टी में मिल जाएगा। पर वैसे मानना पड़ेगा, तुम हो तो काफी ज्यादा स्मार्ट, जो सिर्फ अपने रेस्टोरेंट पे रिलाय नहीं करे, यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए भी आ गए। मिस्टर मा तो कहता है कि क्या तुम्हें इसकी बॉडी लैंग्वेज से नजर नहीं आ रहा कि यहाँ इंटर्नशिप के लिए नहीं आया, बल्कि किसी लड़की के साथ आया है? तुमने देखा नहीं था, इसके साथ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। ये एक नंबर का लड़कीबाज है। उस दिन किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था और आज किसी और के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। ये सुनकर तो लिन लिन हंसते हुए कह रही थी कि अच्छा हुआ मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, अब मैं जाकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बताऊंगी कि कैसे तुम उसके पीठ पीछे दूसरी लड़कियों को भी डेट कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इस कदर नीचे गिर जाओगे कि एक साथ 2-2 लड़की को घुमाओगे। वैसे ये सुनने के बाद तो वो तुम्हारी क्या क्लास लगाएगी ना। वैसे भी वो काफी ज्यादा अमीर है, अगर उसे पता लगा कि तुम उस पर चीट कर रहे हो तो फिर तो तुम्हारी खैर नहीं। बुफेंग तो काफी गुस्से में अपना मुक्का दिखाते हुए कह रहा था कि क्या तुम्हें मार खानी है, जैसे बकवास र्यूमर्स फैला रही हो। वैसे मैं एक अच्छा दोस्त होने के नाते तुम्हें बता दूं कि जिस पर्सन के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो ना, पहले उसका बैकग्राउंड चेक करके आ जाओ, वरना मुझसे पहले वही तुम्हारी क्लास लगा लेगी। नाउ एक्सक्यूज मी,
मुझे कुछ काम है। ये बोलने के बाद वो दोनों को धक्का देते हुए आगे बढ़ जाता है। लिन लिन तो काफी बुरी तरीके से किलस गई थी। मिस्टर माओ उसे संभालते हुए कह रहा था कि फिक्र मत करो, वो जा रहा होगा यहाँ का बाथरूम साफ करने। वो तो मिस्टर माँ को हक करते हुए कहती है कि मिस्टर माँ प्लीज, जब आप मुझे डायरेक्टर बना देना तो मैं इससे पक्का टॉयलेट साफ करवाऊंगी। वो तो कहता है कि हाँ स्वीट हार्ट, तुम्हारे लिए मैं मिस्टर जांग से जरूर बात करूंगा और तुम जरूर डायरेक्टर बन जाओगी। इसके बाद हमें हॉस्पिटल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेशेंट एडमिट थे। मिस्टर चाओ उन्हें काफी देर से चेक कर रहे थे। उनकी बॉडी से एक ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही थी। मिस्टर चाओ वहाँ मौजूद डॉक्टर से पूछते हैं कि टेस्ट रिपोर्ट में क्या निकला। डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर चाओ, हमने इनके सारे टेस्ट चेक कर लिए, सारी चीजें नॉर्मल है। टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बस अनकॉन्शियस हो गए हैं। हमें पता लगता है कि पेशेंट में से एक बंदा मिस्टर फैंग का छोटा भाई है। वो काफी परेशान होकर मिस्टर चाओ से कहते हैं कि आखिर मेरे भाइयों और इस पेशेंट्स को क्या हुआ है। मिस्टर चाओ फिर से उनकी पल्स चेक करते हुए बता रहे थे कि इन तीनों की कंडीशन बिल्कुल एक जैसी है, तीनों के पल्स नॉर्मल है, तीनों की बॉडी में एग्जैक्ट प्रॉब्लम ऐसे नोटिस नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मुझे लगता है कि इनकी बॉडी में कुछ तो खराब है। मिस्टर फैंग बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कह रहे थे कि खराब से आपका मतलब क्या है मिस्टर चाओ। मिस्टर चाओ बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इनकी बॉडी में कुछ इविल मौजूद है, नेगेटिव एनर्जी जैसा कुछ। हो सकता है इनकी बॉडी में कुछ ऐसा गया है जो टॉक्सिक गैस को प्रोड्यूस कर रहा हो। लगातार गैस के रिलीज होने की वजह से मुझे लगता है कि शायद ये लोग कोमा में हैं। मिस्टर फैंग एक पुलिस थे तो उन्हें डॉक्टरी की भाषा कुछ भी समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि छोड़िए, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप इन्हें ठीक कैसे करने वाले हैं। मिस्टर चाओ बताते हैं कि टॉक्सिन को बॉडी के अंदर एंटर करने से पहले रोका जा सकता है, लेकिन उसके एंटर होने के बाद मुझे कोई रास्ता नहीं पता कि उसे कैसे क्योर करते हैं। वैसे अगर मैं एंशिएंट ट्रेडिशनल बुक के अकॉर्डिंग चलूं तो कुछ रास्ते हैं, पर बीते कुछ सालों में एंशिएंट मेडिसिन्स ने अपनी जगह खो दी है, जिससे वो सारे के सारे दस्तावेज डिस्ट्रॉय हो गए हैं। वैसे इसके अलावा मुझे ये भी डर है कि कहीं इस तरीके से लगातार कोमा में रहने की वजह से इनको हार्ट अटैक ना आ जाए। ये सुनकर मिस्टर फैंग काफी घबराते हुए कह रहे थे कि मिस्टर चाओ, आप तो एंशिएंट मेडिसिन्स के परफेक्शनिस्ट है ना, आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कुछ तो कीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इनकी जान बचा लीजिए। ये सभी मेरे भाई जैसे हैं, मैं इनके साथ सालों से काम कर रहा हूँ, इन्होंने ड्यूटी के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। आप इस तरीके से हार नहीं मान सकते, आपको कुछ तो करना होगा। क्या हम इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाएं? बात बन जाएगी। दूसरे डॉक्टर आकर मिस्टर फैंग को समझाते हैं कि इन सभी की सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। अगर इन्हें एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवाया तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है, जिसकी गारंटी डॉक्टर्स नहीं ले सकते। और इसके अलावा ना तो वो सही से इनका क्योर करेंगे और फीस भी हाई होगी। तो बेहतर यही है कि ये सभी यही ऑब्जर्वेशन में रहें। मिस्टर चाओ कहते हैं कि फिर इसका मतलब यही है कि मुझे अपने सीनियर को कांटेक्ट करना होगा, एक वही है जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर्स तो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहे थे कि मिस्टर चाओ, आपके एक सीनियर भी है? मैंने तो पहली बार सुना है कि आपके कोई सीनियर भी है। मिस्टर चाओ की बात सुनने के बाद मिस्टर फैंग कहते हैं कि फिर आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं, जल्दी से अपने सीनियर को बुलाइए ना। इससे पहले कि मिस्टर चाओ कॉल लगा दे तभी वहाँ पर वू फेंग की एंट्री हो जाती है, पर उसे एंटर होता देखकर तो डॉक्टर्स भड़कने लगते हैं कि कहाँ मुंह उठा के चले आ रहे हो, आखिर तुम हो कौन? तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ पर हम सभी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं? वू फेंग तो कहता है कि मैं यहाँ पेशेंट्स को ट्रीट करने ही आया हूँ, मुझे शुआंग शुआंग ने यहाँ पर भेजा है उसके कलीग्स को चेक करने के लिए। ये सुनने के बाद वो डॉक्टर्स भड़कते हुए कह रहे थे कि तुमने सही से अपने सर के बाल भी नहीं उगाए और चले हो डॉक्टरी करने। यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा, बहुत सीरियस सिचुएशन है, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। मिस्टर फैंग वू फेंग को पहचान गए थे। वो कहते हैं कि जूनियर ब्रदर, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है, हम लोग पहले से ही काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए हमें और परेशान मत करो। उन सभी की बकवास सुनने के बाद मिस्टर चाओ गुस्से में चिल्लाते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, मुंह बंद करो सब अपना। वो डॉक्टर तो वू फेंग से कहता है कि देखा मिस्टर चाओ भी तुम्हारी वजह से कितना गुस्सा हो गए, वो चाहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना अब हमें सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी तुम्हें निकालने के लिए। मिस्टर चाओ गुस्से में कहते हैं कि मिस्टर जांग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे सीनियर है और तुम किस तरीके से उनसे बात कर रहे हो? खबरदार अगर दोबारा इस तरीके से उनसे बात की तो। सीनियर वर्ड सुनने के बाद तो मिस्टर जांग की हालत खराब हो जाती है। वो काफी शौक होते हुए कह रहा था कि मिस्टर चाओ, ये आपके सीनियर है? ये छोटा सा कॉलेज स्टूडेंट बॉय आपका सीनियर कैसे हो सकता है? पर मिस्टर चाओ तो वू फेंग को ग्रीट करने लगते हैं कि सीनियर आपका स्वागत है। वू फेंग काफी प्राउडली एंटर होते हुए मिस्टर चाओ से कहता है कि क्या तुम लोगों ने इन्हें चेक किया, क्या प्रॉब्लम दिखी तुम्हें? मिस्टर चाओ कहते हैं कि सीनियर, जब मैंने इन्हें चेक किया तो सारी चीजें नॉर्मल थी, मुझे लगता है कि ये लोग कोमा में गए हैं एविल एनर्जी की वजह से। सभी की कंडीशन एक जैसी है,
लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास स्किल्स की कमी है जो मैं इन्हें ठीक नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इन पर नजर डालकर देखें कि क्या आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। बू फेंग अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए उन सभी की बॉडी को चेक करने लगा था। बू फेंग उन्हें चेक करते हुए कहता है कि ये सभी एक टॉक्सिन पॉइजन को चेक करने गए थे और तभी वहाँ पर कोमा में चले गए। इसका मतलब ये है कि ये एविल एनर्जी इनकी बॉडी में जानबूझकर इंजेक्ट की गई है ताकि ये लोग उस चीज की इन्वेस्टिगेशन ना कर पाए। कोई तो है जो नहीं चाहता कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन हो। बू फेंग उन्हें चेक करते हुए सोचने लगता है कि अगर मैं इन्हें ठीक कर दूं तो इनके जरिए काफी सारी चीजें पता लग जाएंगी। शायद हमें उन लोगों को ढूंढने का कोई और क्लू मिल जाए। मिस्टर फेंग काफी परेशान होते हुए बू फेंग से कहते हैं कि जूनियर ब्रदर, क्या तुम्हें नजर आया कुछ? क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? तुम इन्हें सच में ठीक कर सकते हो? बू फेंग मिस्टर फेंग को अपनी एक्यूपंक्चर किट पकड़ाते हुए कह रहा था कि जल्दी से इन नीडल्स को डिसइंफेक्ट करके लेकर आओ, मैं अभी इन्हें ठीक करता हूँ। मिस्टर चाओ तो मिस्टर फेंग को रोकते हुए कह रहे थे कि सीधे खड़े रहो, तुम्हें नहीं आता ना, मैं करके दिखाता हूँ। और अब सारे चुपचाप खड़े होकर ये देखो कि मेरे सीनियर कितने ज्यादा स्किलफुल हैं और कैसे इन्हें ठीक करते हैं। मिस्टर चाओ बू फेंग को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। थोड़ी ही देर में मिस्टर चाओ सभी नीडल्स को डिसइंफेक्ट करके बू फेंग को लाकर देते हैं। बू फेंग तो वो नीडल्स लेकर अपने काम में लग गया था। वहीं ये दूसरा डॉक्टर मिस्टर चाओ से कहता है कि क्या आपको इस छोटे से बच्चे पर यकीन है? क्या हमें इसे इतने सीरियस पेशेंट्स को चेक करने देना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी 20 साल का लगता है। इस लड़के को तो सही से मेडिसिन के नाम भी नहीं पता होंगे और हम इसके आगे इतना सीरियस केस रख रहे हैं। उस डॉक्टर को बू फेंग के खिलाफ इस तरीके की बातें करता देख मिस्टर चाओ काफी भड़कते हुए कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? आखिर तुम्हें पता भी है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं इन्हें सीनियर कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जरूर ये कुछ मायने रखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी अरे गहरे अननोन पर्सन को सीनियर बना लूंगा अपना? मिस्टर फेंग तो अपना फोन निकालकर बू फेंग को रिकॉर्ड करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर जांग कह रहा था कि ठीक है मिस्टर चाओ, हम आपके इस बंदे को क्योर करने देते हैं, लेकिन अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा हॉस्पिटल नहीं लेने वाला। बू फेंग अपनी स्पिरिचुअल आई की हेल्प से पता लगाता है कि इन सभी की बॉडी में जो इविल हो रहा है वो ओवरफ्लो हो रहा है, पर वो इस बात से खुश था कि चलो ज्यादा देर नहीं हुए हैं इस पॉइजन को बॉडी में गए तो वो इसे अच्छे से क्योर कर सकता है। वो अपनी नीडल को उसके माइंड पे थ्रो कर चुका था। वो अपने स्पिरिचुअल सी में मौजूद बुक्स में से उन सभी टेक्निक्स को धीरे धीरे पढ़ते हुए इसे क्योर करने लगता है। सभी नीडल्स को सक्सेसफुली इंजेक्ट करने के बाद वो अब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने लगता है। ये देखने के बाद वो डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक होते हुए कह रहा था कि क्या ये बच्चा 9 नीडल सोल रिस्टोरेशन को प्रैक्टिस कर रहा है। मिस्टर चाओ तो काफी ज्यादा प्राउड फील करते हुए कह रहे थे कि मैंने कहा था ना, मेरे सीनियर काफी मामलों में स्पेशलिस्ट हैं। बू फेंग की स्पिरिचुअल एनर्जी की हेल्प से वो सारा का सारा टॉक्सिन उस बंदे की बॉडी से बाहर आ जाता है। बू फेंग के काम खत्म होते ही वो लड़का भी होश में आ गया था और ये देखकर मिस्टर फेंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिस्टर फेंग उस बंदे से कहते हैं कि तुम ठीक हो ना? वो कहता है कि कैप्टन, आखिर मैं कहाँ हूँ? वैसे होश में आने के बाद उसे सबसे पहला ख्याल अपने कलीग का आता है जो उसके साथ ही बेहोश हो गया था। मिस्टर फेंग कहते हैं कि फिक्र मत करो, वो सभी भी यही हैं और तुम्हारे साथ साथ हम उन्हें भी जल्दी ही रिकवर कर लेंगे। मिस्टर चाओ उस बंदे को होश में देखने के बाद इस डॉक्टर से कह रहा था कि अब क्या ख्याल है इस 20 साल के स्टूडेंट के बारे में तुम्हारा? हाँ, सच बताना, क्या इससे पहले इतना टैलेंटेड स्टूडेंट तुमने देखा है? बस एक यही वजह है कि मैं इन्हें अपने सीनियर के तौर पे एक्नॉलेज करता हूँ। बू फेंग के स्किल्स देखने के बाद अब ये डॉक्टर भी मान गया था कि वो कितना ज्यादा केपेबल है। दूसरी तरफ बू फेंग एक को क्योर करने के बाद कहता है कि 2 और पेशेंट है, मैं जल्दी जल्दी उन्हें भी रिकवर कर देता हूँ। बू फेंग ने सक्सेसफुली तीनों को ठीक कर दिया था और ये खबर शुआंग तक भी पहुँच जाती है। वो हॉस्पिटल में वापस आ रही थी और ये न्यूज सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि क्या सच में बू फेंग ने उन्हें ठीक कर दिया? वो इतनी ज्यादा खुश और एक्साइटेड थी कि वापस आते हुए लोगों से टकराने लगती है। वैसे तो शुआंग को अब तक यकीन नहीं होता। वो रूम में एंटर होते हुए मिस्टर फेंग से कहती है कि आपने कॉल पर क्या कहा? प्रोसेस कंप्लीट हो गया और सारी चीजें खत्म हो गई। अंदर आने के बाद वो काफी घबराई हुई थी, पर जैसे ही वो अपने कलीग्स को अपने पैरों पर सही सलामत देखती है, वो भी खुशहाल, जो उससे बू फेंग की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि ये डॉक्टर तो सच में कितना कमाल का है, इसने चंद मिनटों में हमें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। शुआंग बू फेंग की तरफ देखकर एक बार फिर से कंफर्म करती है कि ये तुमने किया ना? वो तो हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहता है कि हाँ। बू फेंग उन्हें कहता है कि अब आप लोग अच्छे से रेस्ट कर चुके हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने वहाँ पर एग्जैक्ट क्या देखा था जिसकी वजह से आप तीनों की एक जैसी हालत हो गई थी? उन तीनों ऑफिसर्स में से एक कहता है कि हम लोग उस जगह इन्वेस्टिगेशन करने गए थे जहाँ पर मिस्टर ही गया था। हम दिए गए क्लूज को फॉलो कर रहे थे, लेकिन हमें कहीं भी वो एंशिएंट कॉइन देखने को नहीं मिला। पर काफी देर तक रिसर्च करने के बाद हमें उस एंशिएंट कॉइन के बारे में पता लग गया था।
कि असल में वो एंशिएंट कॉपर कॉइन पैराडाइज कम्युनिटी से रिलेटेड है। वैसे ये लोग उसी केस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिस पर बुफेंग को वो एंशिएंट कॉइन मिला था। बुफेंग ने डॉक्टर जाओ की हेल्प से इन सभी को कांटेक्ट किया और इन्हें इस केस में इन्वॉल्व किया, इसलिए वो भी इस मैटर में काफी ज्यादा सीरियस था। शुआंग शुआंग उसकी तरफ देखकर आगे का पूछने लगती है कि आगे क्या करना है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।